हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ग्रास्पिंग पाइथन। ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 12 सैम्पल पेपर 2 का सेक्शन ए। सैम्पल पेपर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके तीनों सेक्शंस इट मीन सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उनके लिंक तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। सेक्शन ए शुरू करते हैं हम। सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो आपको पता है सेक्शन ए के अंदर 25 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक, और आपको कोई भी 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेटमेंट कंसिस्ट अ लॉजिकल ऑपरेटर। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता होना चाहिए ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कौन कौन किस किस टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स की बात करें तो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन में लिखता हूँ E इक्वल टू ए प्लस बी। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है जिसको हम एक्सप्रेशन भी कहते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो ई, ए और बी जो चीज़ है ये आपका ऑपरेंट कहलाते हैं, राइट। और इनके ऊपर जो अप्लाई हो रहा है वो आपका इक्वल टू और प्लस, ये दोनों के दोनों क्या आपके ऑपरेटर्स होते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट को फोर्स करते हैं। तो इट मीन्स वी कैन से ऑपरेटर क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं कुछ कंप्यूटेशनल वर्क परफॉर्म करने के लिए। ऑपरेटर्स की बात करें तो सबसे पहले आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट, राइट। ये सारे के सारे आपके फ्लोर डिवीजन हो गया, मोड ऑपरेटर हो गए, ये सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। फिर आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो जिसमें आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, राइट, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, वन इज नॉट, अनदर इज एंड लास्ट इज और। ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अब आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप देखिए, अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो इसके अंदर सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिलेशनल ऑपरेटर है, एंड आ गया, नॉट आ गया, मीन्स ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, और ये आपका क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर है। टू इन और नॉट इन आर द मेंबरशिप ऑपरेटर। दीज ऑपरेटर अप्लाई नॉट इन स्ट्रिंग एंड लिस्ट एंड टपल्स ऑल्सो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में एक टपल दे रखा है ए, इसके अंदर मेंबर्स दे रखे हैं 10, 12, 14, 16, 18। देन इसके बाद कह रहा है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट फ्रॉम द लिस्ट below that will add 17 at the end of existing elements। it means यहाँ पे आपको 17 ऐड करना है। तो आपको पता है, देखिए टपल की अगर फीचर की अगर हम बात करें तो टपल आपका क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। इट मीन्स जहाँ पे जो एलिमेंट है उनको हम चेंज नहीं कर सकते, बट टपल को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि a इक्वल टू ए प्लस और ये आपका 17 कोमा, ये क्या है आपका टपल विद सिंगल एलिमेंट है, और ए आपका क्या है, ऑलरेडी क्या है, एक टपल है। दोनों का आपने ऐड कर दिया तो ये आपका ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ए इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कॉमा देन ब्रैकेट क्लोज, तो ये आपका एक टपल डिक्लेयर कर दिया, टपल विद सिंगल एलिमेंट, राइट। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ए जो है 17 इसके अंदर ऐड कर रहा है, और 17 क्या है, एक इंटीजर एलिमेंट है, राइट। तो इंटीजर एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे हम क्या करें, टपल के अंदर ऐड करना है। तो इसका जो करेक्ट, और सिमिलरली स्टेटमेंट थर्ड भी आपका गलत हो जाएगा, तो स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो 3 के अंदर देखिए क्या कह रहा है, गिवन अ टपल T1 4 3 7 9 7 6 5, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये देखिए प्रिंट कर रहा है -7 इंडेक्स पे, फिर ये क्या कर रहा है, -3 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है कि अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स के अंदर बैकवर्ड इंडेक्स होता है और एक फॉरवर्ड इंडेक्स होता है। अगर हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करें तो आपका -1 से शुरू होता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। और अगर फॉरवर्ड इंडेक्स की बात करें तो 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4
5 और 6। नाउ यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में टपल T1 का -7 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो आप देखेंगे तो -7 इंडेक्स पे 4 है तो 4 प्रिंट कर देगा। देन यहाँ पे कर रहा है टपल T1 जो आपका दे रखा है उसमें -3 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो -3 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो आपका 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 करेगा तो ये आपका 21 आ जाएगा। और नेक्स्ट आपका एलिमेंट जो है पहला एलिमेंट वो 4 है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन 1 भी गलत हो गया, ऑप्शन 3 भी गलत हो गया, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग आंसर बिकॉज यहाँ पे माइनस यूज कर रखा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल which of the following file open mode does not create a new file when the specified file has not yet been declared। मीन्स अगर आप फाइल के अंदर आपने कई सारे मोड्स पढ़ रखे हैं, ये कह रखा है कि आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं और आपने फाइल का मोड स्पेसिफाई किया है, तो कौन सा ऐसा मोड है जो फाइल अगर अवेलेबल है तो ओपन करेगा और अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या करेगा, क्रिएट नहीं करेगा। तो देखिए अप एंड मोड क्या होता है, राइट मोड में होता है, फाइल अवेलेबल है तो ओपन करेगा अदरवाइज क्रिएट करेगा। ये भी अप एंड बाइनरी फाइल है तो ये भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। राइट प्लस मतलब राइट भी करेगा रीड भी करेगा तो ये भी क्रिएट करेगा। बट आर मोड के अंदर अगर आपने फाइल को ओपन किया है तो फाइल होगी तो ओपन हो जाएगी अदरवाइज एरर दे देगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पे एक कोड दे रखा है, कंसीडर अ कोड, फाइल को ओपन किया, ओपन song.txt, रीड मोड में ओपन किया, a इक्वल टू एफ डॉट ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, देन इसके बाद प्रिंट में इसने टाइप ऑफ ए। अब यहाँ पे टाइप ऑफ ए बताना है आपको, बट ब्लैंक स्टेटमेंट में क्या लिखना है वो भी देखिए, वो देखना है। आउटपुट के बाद आपको पढ़ रहा है यहाँ पे क्लास लिस्ट टाइप का एलिमेंट, मीन्स ए का जो टाइप है वो लिस्ट टाइप का होना चाहिए। तो देखिए आपको पता है यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रीड स्टेटमेंट यूज करोगे तो रीड स्टेटमेंट क्या करेगा, एंटायर कंटेंट्स को रीड कर लेगा, रीड करने के बाद जो रिटर्न करेगा वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में करेगा, तो ए क्या हो जाएगा आपका स्ट्रिंग। बट आपको ए किस टाइप का चाहिए, लिस्ट टाइप का, राइट। तो रीड आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी रीड कैंसिल हो जाएगा। रीड लाइन और रीड लाइंस, अगर हम रीड लाइन की बात करें तो ये करेगा एट ए टाइम एक ही लाइन को रीड करेगा, ठीक है, और एक ही लाइन को रीड करेगा तो पहला एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। रीड लाइंस एंटायर फाइल को रीड कर लेगा तो आपके पास ये एक लिस्ट बनेगी ए, इसके अंदर पहली लाइन ये बनेगी, फिर दूसरी लाइन आपका ये होगा, देन थर्ड लाइन आपका ये, सो ऑन, इस तरीके से आपकी एक लिस्ट बन जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक में जो स्टेटमेंट आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहा है फाइल ऑब्जेक्ट ओपन किया, ओपन story.txt, देन अप एंड मोड में फाइल को ओपन किया, x इक्वल टू यहाँ पे जो वैल्यू है 200, a इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट किया, देन इसके बाद यहाँ पे फाइल को क्लोज कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द अबव गिवन कोड। पहला स्टेटमेंट कह रखा है कि जनरेट एन एरर, x मस्ट बी अ स्ट्रिंग। सेकंड कह रहा है इट विल राइट 200 एट द एंड ऑफ द फाइल, it will write 200 at the beginning of the file, it will delete the existing contents and write 200 in the beginning of the file। अब यहाँ पे देखिए फाइल को अप एंड मोड में ओपन किया है तो अप एंड मोड में आपको पता है क्या होता है, जो प्रीवियस कंटेंट्स है वो तो ऐसे की ऐसे रहेगा ही, राइट, और लास्ट में कंटेंट्स ऐड होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देंगे इट विल राइट 200 एट द एंड ऑफ द फाइल, ये हो सकता है आउटपुट हो। इट विल राइट 200 एट द बिगनिंग, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इट विल डिलीट द एग्जिस्टिंग कंटेंट, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, दो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इट विल राइट 200 एट द एंड ऑफ फाइल, ये भी आपको सही लग रहा है, बट एक कह रहा है जनरेट एन एरर, एक्स मस्ट बी इंटीजर, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, सॉरी एक्स मस्ट बी स्ट्रिंग, बट यहाँ पे जो वैल्यू दे रही है एक्स की वैल्यू इंटीजर है। तो राइट फंक्शन जो भी डेटा राइट करता है ये आपको पता होना चाहिए आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग टाइप। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा बिकॉज एक्स मस्ट बी इंटीजर टाइप। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन ओपन अ फाइल सी डॉक्यूमेंट्स माई डायरी डॉट टी एक्स टी इन अप एंड मोड।
अब यहाँ पे देखिए आपको ये पाथ दे रहा है, सी ड्राइव के अंदर डॉक्यूमेंट्स नाम का कोई फोल्डर है और उसके अंदर माई डायरी डॉट टी एक्स टी नाम की एक फाइल है, उसको ओपन करना है। तो जब आपको एंटायर पाथ दे रखा है, रूट डायरेक्टरी से पाथ आपको दे रखा है, उस टाइम पे अगर फाइल को ओपन करना है तो आपके पास दो टाइप्स के पाथ होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। एक होता है आपका रिलेटिव पाथ और एक होता है आपका एब्सोल्यूट पाथ, राइट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो रिलेटिव पाथ होता है वो आपका क्या होता है, जिसके अंदर कंप्लीट पाथ देने की ज़रूरत नहीं होती, वो वी कैन से कि रूट डायरेक्टरी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। और एब्सोल्यूट पाथ होता है उसमें एंटायर रूट डायरेक्टरी से लेके बॉटम तक आपको पाथ प्रोवाइड करना होता है। रूट डायरेक्टरी का यहाँ पे मतलब जैसे सी ड्राइव के अंदर किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर फिर एक फोल्डर उसके अंदर कुछ इस तरीके से। और अगर आप यहाँ पे माई डायरी डॉट टी एक्स टी को रिलेटिव पाथ में ओपन करेंगे, इट मीन्स आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट कंप्लीट पाथ देने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली लिख देंगे माई डायरी डॉट टी एक्स टी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये कह रखा है कि अपेंड मोड में ओपन करेंगे, तो यहाँ पे भी अपेंड मोड है, यहाँ पे भी अपेंड मोड है, यहाँ पे मोड स्पेसिफाई नहीं कर रखा है और यहाँ पे भी अपेंड मोड है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है, जो स्टेटमेंट दे रखा है ये आपका रूट डायरेक्टरी वगैरह कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, तो ये आपका रिलेटिव पाथ हो गया, राइट। तो रिलेटिव पाथ तो आप यहाँ पे बना भी नहीं सकते क्योंकि सी ड्राइव के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर माई डायरी डॉट टी एक्स टी दे रखा है। तो आप यहाँ पे फाइल इक्वल टू ओपन सी के अंदर डबल बैक स्लैश यहाँ पे यूज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, फिर डबल बैक स्लैश के साथ माई डायरेक्टरी यूज करोगे, तब जाके आपका ये पाथ में, इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो विद ओपन के साथ और एज फाइल का ऑब्जेक्ट बनाए, ये भी पाथ ठीक है। ये वाला भी ठीक होता बट ये ठीक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबल स्लैश की जगह एक ही स्लैश यूज किया है। और इस स्लैश का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। डबल स्लैश अगर आप यूज कर रहे हो तो वो आपका क्या होता है, सॉरी, सिंगल स्लैश अगर आप यूज करते हैं तो आपको पता है ये क्या कहलाते हैं, आपके स्कैप सीक्वेंस कहलाते हैं, जैसे बैक स्लैश एन हो गया या फिर बैक स्लैश ए हो गया, तो ये कंसिडर नहीं करता है। या फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये हो जाएगा। तो इसके अंदर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन आर द करेक्ट। फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकेंड भी आपका नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि सेकंड, फर्स्ट और सेकंड है। और वन और फोर तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि वन हो सकता है बट फोर्थ नहीं हो सकता, राइट। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 7 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी यूज टू रिप्लीकेट टू स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग्स को रिप्लीकेट करना है तो आप यहाँ पे यूज करेंगे, देखिए प्लस ऑपरेटर यूज कर रहा है तो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करता है। माइनस ऑपरेटर और फ्लोर डिवीजन इसके स्ट्रिंग के ऊपर वैलिड ऑपरेटर्स नहीं है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर बचा है, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब रिप्लीकेट करता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो a इक्वल टू कुछ स्टेटमेंट मिसिंग है, 11 डिवाइडेड बाई 3 प्रिंट ए और आउटपुट आ रहा है आपका 3। तो अब देखिए 11 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो देख कितनी बार जाएगा वो आपको, देखिए अगर आप 11 को डिवाइड करके देखते हैं तो देखिए 3 3 जा 9 11, तो यहाँ पे आपका 2 पॉइंट फिर 0। अब आप यहाँ पे 18 का जो आपका चला जाएगा, चेक करिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है फ्लोट में वैल्यू आ रही है बट आपको प्रिंट करना 3, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कास्टिंग का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, जिसको हम टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। और जो टाइप कन्वर्जन होता है वो क्या होता है आपका, वन प्रीडिफाइंड डेटा टाइप को अनदर प्रीडिफाइंड डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। दो टाइप्स के होते हैं, एक इम्प्लिसिट होता है और एक एक्सप्लिसिट होता है, ये ध्यान से याद रखिएगा। इम्प्लिसिट मीन्स अपने आप से, यहाँ पे देखिए आपने 11 डिवाइडेड बाई 3 किया, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है बट अपने आप से 3.6 आपका रिजल्ट आ रहा है, तो ये इम्प्लिसिट मतलब कंपाइलर ने या इंटरप्रेटर ने कन्वर्ट किया। एक्सप्लिसिट मतलब
जो यूजर होता है या प्रोग्रामर होता है वो कन्वर्ट करता है। अब वो कैसे कन्वर्ट करेगा, ये रिजल्ट आपका 3.6 आ रहा है, इसको आपने इंट यहाँ पे यूज करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप इंट के अंदर और रिजल्ट आ जाएगा आपका 3। तो इस केस के अंदर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा और ये जो टाइप कन्वर्जन होगा ये आपका हो जाएगा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कंसिडर अ टपल, एक टपल आपको दे रखा है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड टी इक्वल टू T1 3 कोलन डॉट इंडेक्स 11। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 कोलन की अगर हम बात करें तो 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 इंडेक्स 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे 3 कोलन से शुरू कर रहा है, इट मीन्स यहाँ से शुरू करेगा। 11 देखिए 11 का इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो 11 का इंडेक्स यहाँ पे भी है और 11 का इंडेक्स यहाँ पे भी है। तो अब स्टार्टिंग इसको यहाँ से करनी है, सर्च करने के लिए इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो इसके बैक में 11 आ गया, उसको छोड़ देगा ये। अब आगे अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका 11 का जो इंडेक्स आएगा वो क्या बनेगा, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे आपका बात करें तो इससे एक टपल बन के निकल के आएगा और वो टपल आपका क्या हो जाएगा, थर्ड इंडेक्स से शुरू करेगा। इट मीन्स 13 15 16 18 11 and 10। this is the output of T1 3 कोलन। नाउ अब इस पे इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये लिखा है इन्होंने इंडेक्स 11। 11 का इंडेक्स देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 11 का इंडेक्स जो होगा वो आपका 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो 11 में कह रखा है कि सौम्य इज लर्निंग टू यूज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। सी क्रिएट अ फाइल विद सम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर्स यूजिंग नोटपैड। व्हाट टाइप ऑफ फाइल इज दिस। तो देखिए बाइनरी फाइल नहीं हो सकता, CSV फाइल, कॉमा सेपरेट फाइल भी नहीं है, ऑल ऑफ द अबव तो वैसे ही नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट टेक्स्ट फाइल, क्योंकि इसमें स्पेसिफाई कर रखा है सम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर्स, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो 12 के अंदर ये कह रहा है assume you are reading from a text file from the beginning and you have read 10 characters. Now you want to start reading from the 50th character from the beginning. Which of the following you use to do same? तो यहाँ पे देखिए सीक फंक्शन यूज करते हैं फाइल पॉइंटर को मूव करने के लिए। अब सीक के अंदर दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक तो ऑफसेट वैल्यू होती है और यहाँ पे आप यूज करते हैं इसकी वैल्यू या तो 0 होती है या 1 होती है या 2 होती है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है अगर आप स्पेसिफाई भी नहीं करते हैं। 0 का मतलब होता है बिगिनिंग से शुरू करना, 1 का मतलब होता है करंट पोजीशन से शुरू करना और 2 का मतलब होता है एंड से शुरू करना। अब आप प्रॉब्लम पे आइए, प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करना है। ये कह रखा है कि अज्यूम यू आर रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल फ्रॉम द बिगिनिंग एंड यू हैव रीड 10 कैरेक्टर। नाउ यू वांट टू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द 50th कैरेक्टर फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग आपको 50th कैरेक्टर पे जाना है। इट मीन्स फाइल पॉइंटर को सीक करना है, सीक करना है कहाँ तक, 50th कैरेक्टर पे, और बिगिनिंग से तो मतलब 0 पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करेंगे कि 10 करेक्टर ऑलरेडी रीड कर चुका है, अब 50 पे जाने के लिए रिमेनिंग 40 करेक्टर बचे हैं, तो वो ये करंट पोजीशन से वो करेंगे। बट इसने बिगनिंग का वर्ड यूज कर लिया, अगर वो करंट पोजीशन से बोलता तो फिर आपका आंसर ये इस तरीके से आप यूज करते, सी 40 और यहाँ पे 1 यूज करते, राइट। तो नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रखा है कि आइडेंटिफाई विच मॉड्यूल यूज टू रीड एंड राइट डेटा इन अ बाइनरी फाइल। तो ऑब्वियसली बाइनरी फाइल के अंदर अगर रीड राइट ऑपरेशन करना है तो आप यूज करते हैं यहाँ पे पिकल मॉड्यूल, राइट। CSV मॉड्यूल रैंडम मॉड्यूल रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, नमपाई आप उसके लिए यूज करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज को पाई चार्ट वगैरह के अंदर या उस तरीके से। CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के लिए तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पिकल मॉड्यूल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कंसीडर द कंटेंट ऑफ द फाइल story.txt। एक फाइल है story.txt, उसके अंदर ये कंटेंट्स है। फाइल को ओपन किया, रीड मोड में ओपन किया, पहले 20 कैरेक्टर रीड किए, फिर पोजीशन आपसे पूछ रहा है, फिर यहाँ पे सीक किया 34 और करंट पोजीशन से बिगिनिंग से शुरू कर रहा है 20 कैरेक्टर 34th कैरेक्टर पे, फिर 20 कैरेक्टर रीड कर रहा है, फिर प्रिंट कर रहा है S3। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले 20 कैरेक्टर्स को रीड करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20 करेक्टर रीड कर लिया, पॉइंटर आपका यहाँ पे। नाउ S1 के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू आ जाएगी। नाउ S2 के अंदर पोजीशन तो 20 आ जाएगा। नाउ यहाँ पे लिखा फाइल डॉट ओबीजे सी 34 और 0, तो 34 लिखा है और यहाँ पे क्या लिख दिया इन्होंने, जीरो पोजीशन। जीरो मतलब यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू होती है 1 या फिर 0, 0 या फिर 1 या फिर 2। 0 मतलब बिगनिंग से, 1 मतलब आपका करंट पोजीशन से, और 2 मतलब एंड ऑफ द फाइल। तो 30 करेक्टर्स पे जाना है। तो आपको पता है यहाँ पे 20 तक पहुँच गए। 20 के बाद अगर आप बात करेंगे तो इस केस के अंदर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। इट मीन्स अब रीड करना है यहाँ से। और कितने करेक्टर रीड करने हैं? 20 करेक्टर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बन रहा है ये, राइट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे अगर 1 यूज कर लेता तो फिर यहाँ से क्या करता हो, 34 करेक्टर काउंट करता, देन 20 करेक्टर रीड करता। बट यहाँ पे इसने इसकी वैल्यू यूज की है 0 ऑफसेट वैल्यू। तो इसके बेस पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे करंट पोजीशन से नहीं, बिगनिंग से आप शुरू करेंगे, राइट। और S3 को इसने प्रिंट किया, तो S3 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके भी पूछ सकते हैं। 15 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रखा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है, ये ध्यान से पढ़ना। कई बार आप यहाँ पे पढ़ लेंगे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द फंक्शन, ये बात सही है। अगर वो कहता है करेक्ट स्टेटमेंट तो ये बात सही है, लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द फंक्शन इफ द लोकल वेरिएबल एग्जिस्ट विद द सेम नेम एज द ग्लोबल, देन ग्लोबल वेरिएबल इज शेडोड। ये बात भी सही कह रहा कि दोनों का अगर नेम सेम है तो ग्लोबल वेरिएबल वहाँ पे यूज होता है। अगर दोनों का नाम सेम है तो ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस इन एनी फंक्शन यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड, ये बात भी सही कह रहा है। द लाइफ टाइम ऑफ ए लोकल वेरिएबल इज द एंटायर प्रोग्राम रन, ये बात गलत कह रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट है ये, राइट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए लाइफ टाइम का मतलब होता है कि जब तक आपका वेरिएबल मेमोरी में रहता है उसको हम लाइफ टाइम कहते हैं। लोकल वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, तो जब तक आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तब तक ही उसका लाइफ टाइम रहता है। और यहाँ पे कह रखा है कि एंटायर प्रोग्राम के इक्वल होता है, नो। अगर हम बात करें तो लोकल जो वेरिएबल होता है उसका लाइफ टाइम जब तक फंक्शन है तब तक है। और ग्लोबल वेरिएबल की अगर हम बात करें तो ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है, एंटायर प्रोग्राम जब तक रन नहीं होता है तब तक उसका लाइफ टाइम होता है, एंटायर प्रोग्राम रन, राइट। तो आपको याद रखना है लाइफ टाइम की अगर बात करता है तो आपको लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो 16 में कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक बार फिर मैं आपको बोलना चाहूंगा यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि करेक्ट और इनकरेक्ट में ही आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है। अगर हम बात करें T1 T2 और टोटल इक्वल टू ये करेक्ट डिक्लेरेशन है, एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ फंक्शन को डिक्लेयर किया है, राइट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें T1 इक्वल टू एक्स, T2 इक्वल टू वाई और टोटल इक्वल टू जेड, तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि अगर हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की बात करें तो डिक्लेरेशन के अंदर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, एक्स कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है और अगर ये स्ट्रिंग में है तो हमें इस तरीके से प्रोवाइड करना होता, तब जाके ये समझ में आता, राइट। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कुछ गलत सा लग रहा है। फिर आगे चलते हैं। टोटल एक फंक्शन डिफाइन किया T1 T2 टोटल, तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ये भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट और ये भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट और इंटीजर टाइप के, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड इज द इनकरेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे डबल कोट्स यूज कर लेता तो फिर ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता, राइट। क्योंकि एक्स यहाँ पे स्ट्रिंग है या फिर करेक्टर है तो उसको डिक्लेयर करते हैं सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका इनकरेक्ट कोड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो 17 क्या कह रहा है यहाँ पे, कंसिडर अ फंक्शन हेडर डिफाइन काउंट टोटल आइटम नेम कॉस्ट क्वांटिटी डिस्काउंट। डिस्काउंट आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल इज वैलिड टू इन्वोक द गिवन फंक्शन। देखिए कौन सा फंक्शन आपका वैलिड है। अब यहाँ पे देखिए इसमें अगर हम बात करें तो एक आर्गुमेंट, दो आर्गुमेंट और तीन आर्गुमेंट, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक दो तीन चार आर्गुमेंट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो स्टेटमेंट वन है ये इसलिए इनवैलिड हो जाएगा। अगर हम बात करें डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है तो यहाँ तो क्वांटिटी तो आपकी ये हो जाएगी, बट यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं, आइटम नेम जो दे रखा है वो यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के साथ स्पेसिफाई कर रखा है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें ऑप्शन नंबर टू की, तो यहाँ पे आइटम नेम सर्ट, कॉस्ट इक्वल टू ये, क्वांटिटी इक्वल टू ये और ये, तो इसके अंदर कीवर्ड आर्गुमेंट भी दे रखा है और डिफॉल्ट आर्गुमेंट के साथ भी फंक्शन को कॉल कर रखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये वाला आपका टेन सर डिस्काउंट और ये, तो डिस्काउंट आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, हमेशा लास्ट में आता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 18 पे। 18 की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन forces the writing of the data on a disk which is still pending in the output buffer। बहुत अच्छे से पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है, रीड नहीं होगा, सेव नहीं होगा, लोड नहीं होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड फ्लश इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, while creating a writer object of a CSV file what is the significance of delimiter argument if not specify। CSV फाइल के अंदर डेलीमीटर स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप क्या यूज करेंगे, कॉमा यूज करेंगे, तो यहाँ पे सेमी कोलन नहीं हो सकता, पाइप सिंबल नहीं हो सकता, कोलन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट डज नॉट हैव एन EOL कैरेक्टर। EOL कैरेक्टर बाइनरी फाइल के अंदर नहीं होता है, टेक्स्ट फाइल के अंदर होता है और CSV फाइल के अंदर होता है, तो करेक्ट आंसर इसके अंदर सेकंड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नाउ 21 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फंक्शन बिलोंग टू पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो पिकल के अंदर दो ही फंक्शन होता है, एक डंप होता है और एक लोड होता है। डंप डेटा राइट करता है, लोड रीड करने के लिए यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। राइटर रीड लाइन नहीं हो सकता, राइट रो और रीड आपका CSV मॉड्यूल के अंदर होता है, रीडर राइटर भी नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट तो नंबर 22 पर चले। 22 में कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ असाइनिंग अ वैल्यूज टू अ वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिए कौन सा इनकरेक्ट है, यहाँ पे भी मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं देखना है। तो देखिए इनकरेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, A B C। ए के अंदर एक लिस्ट असाइन किया है, बी के अंदर टपल असाइन किया है और सी के अंदर स्ट्रिंग असाइन करेक्टर असाइन कर रहा है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्स वाई जेड, एक में वन डिसाइन किया, दूसरे के अंदर रेड डिफाइन किया और तीसरे के अंदर 2+3 डिफाइन किया, तो ये भी आपका क्या करेक्ट डिक्लेरेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेंथ लेंथ के अंदर 9 × 8 और विड्थ के अंदर 40/4, तो ये भी गलत सही डिक्लेरेशन है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। इनकरेक्ट की बात करें तो यहाँ पे PQR कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल होता तो ये PQR एक साथ होता है, यहाँ पे गैप दे रखा है और ना ही कॉमा यूज कर रखा है और यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू असाइन कर रखा है 20, 30, 40। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 22 द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दिस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंसीडर इनलाइन कमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए कमेंट्स क्या होते हैं, पहले तो इसको समझिए, फिर कमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं वो समझिए। कमेंट्स की अगर हम बात करें तो कमेंट्स आर दोज स्टेटमेंट विच आर यूजफुल फॉर यूजर और प्रोग्रामर बट मीनिंगलेस फॉर द लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इट मीन्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर इग्नोर दोज स्टेटमेंट विच आर कमेंट्स। अब यहाँ पे अगर आप इस प्रोग्राम की बात करें तो ये एक प्रोग्राम के अंदर आपने हैशटैग के बाद लिखा है दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, A, B में वैल्यू असाइन कर रहा है और फिर लिख रखा है हैशटैग द वैल्यू ऑफ A इज दिस एंड B इज दिस। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिख रखा है और एक स्टेटमेंट ये लिख रखा है, ये ऐसे स्टेटमेंट है जिनको कंपाइलर रीड ही नहीं करेगा, उसके लिए मीनिंगलेस स्टेटमेंट है, बट कोई प्रोग्रामर है या यूजर है उसके लिए यूजफुल है, उसको ये पता चल रहा है कि इस स्टेटमेंट में हो क्या रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कमेंट्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं मेनली,
एक होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट्स और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। अब सिंगल लाइन कमेंट्स की अगर हम बात करें तो सिंगल लाइन कमेंट्स हमेशा हैश टैग से शुरू होता है। मल्टी लाइन कमेंट्स आपका ट्रिपल टाइम्स पे सिंगल कोट्स या ट्रिपल टाइम्स पे डबल कोट्स या ट्रिपल टाइम्स पे ट्रिपल कोट्स भी आप शुरू कर सकते हैं। अब इन्होंने पूछा है इनलाइन कमेंट्स। इनलाइन कमेंट्स आपका सिंगल लाइन कमेंट्स होता है और वो कमेंट्स, अब देखिए सिंगल लाइन कमेंट्स को भी आप दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो आपने कोई स्टेटमेंट लिखा ही नहीं, बिगनिंग के अंदर कमेंट्स शुरू कर दिया, जैसे स्टेटमेंट 1 के अंदर डिक्लेयर किया है। और एक स्टेटमेंट होता है, एक कमेंट्स आप लिखते हैं, कोई स्टेटमेंट आपने लिखा देन उसके बाद कमेंट्स लिखा, तो ये स्टेटमेंट के अंदर ही आप कमेंट, उसी लाइन के अंदर कमेंट्स स्पेसिफाई कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं इनलाइन कमेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 इज द इनलाइन कमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4 आर द single line comments, statement 2 is also single line comments but it is inline comments and statement 3 is the multi line comments, right? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में पिकल मॉड्यूल यूज कर रहा है, इंपोर्ट पिकल किया, टपल के अंदर पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक लिखा, विद ओपन माई बैग डॉट DAT WB मोड में ओपन किया एज बिन फाइल। पूछ रहा आइडेंटिफाई द मिसिंग कोड इन स्टेटमेंट 1 दैट विल राइट द डेटा फ्रॉम अ लिस्ट ऑन अ बाइनरी फाइल। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था पिकल मॉड्यूल में एक होता है आपका लोड फंक्शन होता है, एक होता है आपका डंप फंक्शन, राइट? तो जो लोड फंक्शन होता है वो क्या करता है, रीड करने का काम करता है। डंप फंक्शन क्या करता है, राइट करने का काम करता है। अब यहाँ पे आपको डाटा राइट करना है तो आपको डंप यूज करना है, तो लोड यहाँ से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। नाउ अब फाइट हो रही है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। अब डंप का जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, डंप का सिंटेक्स होता है पिकल डॉट डंप। अब यहाँ पे देखिए जब आप डंप करेंगे तो 2 आर्ग्यूमेंट लेगा ये। अब 2 आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या क्या स्पेसिफाई करना है वो देखिए। सबसे पहले तो जो डंप करना है वो आप लिखेंगे, इट मीन्स जिसको राइट करना है। अब यहाँ पे हम टपल 1 को राइट कर रहे हैं और किस में राइट कर रहे हैं, हम बिन फाइल, फाइल का ऑब्जेक्ट जो दे रखा है उसमें राइट कर रहे हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये ध्यान रखिएगा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होता है, डंप फंक्शन में पहले फाइल का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर जो ऑब्जेक्ट जो डेटा होता है वो जो राइट करना होता है वो लिखते हैं, वो गलत हो जाता है आपका क्वेश्चन, जैसा कि ऑप्शन नंबर 2 के अंदर इन्होंने कर रखा है, ठीक है। और 2 तो वैसे भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माई बिन फाइल, मतलब यहाँ पे नाम ही ऐसा कुछ दे रखा है। माई बिन फाइल क्या है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बिन फाइल है आपका, तो ऑप्शन नंबर 2 तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एक बार फिर मैं देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं है, अब आपका पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट। अब करेक्ट स्टेटमेंट में कह रहा है लिस्ट कैन बी यूज्ड एज ए कीज ऑफ डिक्शनरी। नहीं यूज कर सकते भाई। कीज ऑफ डिक्शनरी क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, और लिस्ट आपकी म्यूटेबल होती है, तो नहीं हो सकता। टपल्स कैन बी यूज एज ए की ऑफ डिक्शनरी इफ दे कैन कंटेन ओनली स्ट्रिंग, नंबर और टपल्स। हाँ बिल्कुल, क्योंकि टपल्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल होता है, और डिक्शनरी के अंदर कीज भी क्या होते हैं, इम्यूटेबल होती है, तो ये हो सकता है। लिस्ट लाइक स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। देखिए लिस्ट आपका क्या होता है, म्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग आपका इम्यूटेबल होता है, तो ये भी गलत हो गया। Performing list DICT on a dictionary, return a list of all the values used in the dictionary. No, गलत, ये भी रो गलत हो गया आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये था आपका सेक्शन ए सैम्पल पेपर 2 का। वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, शेयर करिए। कोई डाउट्स है आपकी तो कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।